नमस्कार। मैं सरोज कुमारी, सह-आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत टॉपिक व्यवहारवाद की आलोचना पढ़ेंगे। आजकल हम व्यवहारवाद का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो व्यवहारवाद के अंतिम छोर के तौर पे अंतिम कड़ी के रूप में व्यवहारवाद की आलोचना पढ़ रहे हैं हम आज। यानी व्यवहारवादी जो आंदोलन है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात प्रारंभ हुआ, और उसका उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिकाधिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हुए अधिकाधिक व्यवहारवादी बनाना था, अधिकाधिक वैज्ञानिक बनाना था। प्राकृतिक विज्ञानों और समाज विज्ञानों से मदद लेते हुए राजनीति विज्ञान को अधिक व्यवहारिक विषय बनाना उनका उद्देश्य था। उसमें ये कुछ सफल भी हुए और इनके कई आलोचक भी हैं। तो व्यवहारवाद की आलोचना करते हुए हम कह सकते हैं कि जो पहली आलोचना है वो है अत्यधिक शब्दाडंबर। आलोचक कहते हैं कि व्यवहारवाद में व्यवहारवाद द्वारा अपनाई गई अपरिचित शब्दावली, नए संप्रत्ययों तथा शुष्क वाक्य रचना की कटु आलोचना की जाती है कि व्यवहारवाद में लंबी लंबी दलील दी गई हैं। जैसे वकील किसी केस को फाइट करते समय नए नए वाक्य उपयोग में लेता है, वैसे ही व्यवहारवाद में नए नए वाक्यों का प्रयोग किया गया है, वैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया गया है ताकि राजनीति विज्ञान अधिक व्यवहारिक दिखे, ताकि राजनीति विज्ञान जो है अधिक वैज्ञानिक नज़र आए। तो इनका उद्देश्य दिखावे पे ज़्यादा है, नए नए शब्दों के प्रयोग पे ज़्यादा है, जबकि राजनीति विज्ञान एक समाज विज्ञान है। उस समाज विज्ञान को विज्ञान बनाने के लिए इन्होंने जो है अधिक से अधिक वैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी, अधिक से अधिक शब्दों का प्रयोग किया है, शब्दों पर जोर दिया है। इसलिए इन्हें जो है इनके आलोचक कहते हैं कि इन्होंने शब्दों का आडंबर तैयार कर दिया है, अत्यधिक शब्दाडंबर में ये भरोसा करते हैं। दूसरी आलोचना इनकी है कि राजनीतिक व्यवहार की धारणा गलत है। राजनीतिक व्यवहार की धारणा गलत। व्यवहारवादी यह मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में संस्थागत अध्ययन के स्थान पर मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए, परंतु व्यवहारवादी मानव व्यवहार का विज्ञान प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं। व्यवहारवादी घटनाओं के पीछे सामान्य नियम एवं नियमितताएं खोजने में व्यस्त रहते हैं। इसीलिए आलोचक उन्हें सामान्य नियम खोजने वाले नोमोथेटिक कहकर पुकारते हैं। यानी नियम ढूंढते रहते हैं। मानव व्यवहार की धारणा जो इनकी है या राजनीतिक व्यवहार की इनकी जो धारणा है वो गलत है। तीसरी आलोचना इनकी आती है राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं है। राजनीति विज्ञान जो है वो विशुद्ध विज्ञान नहीं है और न ही हो सकता है। प्राकृतिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान के तथ्यों में अंतर होता है। राजनीति विज्ञान के तथ्य बहुत अधिक जटिल, अत्यधिक परिवर्तनशील होते हैं और न ही उनकी हर धारणा का मापन हो सकता है। राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञान क्यों नहीं है?
क्योंकि राजनीति विज्ञान एक समाज विज्ञान है और भौतिक विज्ञानों की भांति उनकी जो भविष्यवाणियां हैं या उनका जो अध्ययन है, उनका जो विषय का चयन है या उनका जो मापन और सर्वेक्षण है वो उतना शुद्ध नहीं हो सकता, उतना सही नहीं हो सकता, क्योंकि मानव व्यवहार का अध्ययन वो करना चाहते हैं या उनका जो अध्ययन विषय है वो मानव है। मानव का व्यवहार निरंतर परिवर्तनशील है। मानव स्वयं भी अपने व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकता। इसलिए मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय राजनीति विज्ञान जो है उसकी भविष्यवाणियां भी अगर मगर के आसपास ही घूमती हैं। उसे भौतिक विज्ञानों की भांति लागू करना संभव नहीं है, तो राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं हो सकता है। आगे की आलोचना आती है पद्धतियों पर अत्यधिक बल। व्यवहारवाद ने टेक्नोलॉजी पर, पद्धतियों पर बहुत जोर दिया है। व्यवहारवादी तथ्यों और आंकड़ों को एकत्रित करने में इतने उलझे रहते हैं कि वे व्यवहारिक एवं महत्वपूर्ण तथ्यों को ही भुला देते हैं। यानी आंकड़े इकट्ठे करना ही इनका मुख्य उद्देश्य लगता है और इतना जोर देते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए इन तथ्यों को एकत्रित किया गया, इन पद्धतियों को एकत्रित किया गया, वो तथ्य ये भुला देते हैं, वो उद्देश्य ये भुला देते हैं। इनकी सबसे बड़ी आलोचना ये कही जा सकती है। तो इनका जोर पद्धतियों पर अत्यधिक है और जिस उद्देश्य के लिए उन पद्धतियों का प्रयोग किया जाना था उस उद्देश्य को इन्होंने भुला दिया। ये भी इनकी आलोचना होती है। आगे आता है मूल्य निरपेक्षता संभव नहीं। आलोचक कहते हैं कि व्यवहारवाद ने मूल्य निरपेक्षता पर बल दिया, जबकि मूल्य निरपेक्षता संभव ही नहीं है। शोधकर्ता के व्यक्तिगत मूल्य कहीं न कहीं उसके निष्कर्षों को प्रभावित करते ही हैं। यानी मूल्य निरपेक्षता वैज्ञानिक बनने के लिए व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को अधिकाधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए मूल्य निरपेक्षता पर जोर दिया, जबकि ये संभव नहीं है। विशेष तौर पर राजनीति विज्ञान और अन्य समाज विज्ञानों में संभव नहीं है, क्योंकि अध्ययनकर्ता के व्यक्तिगत मूल्य उसके अध्ययन को प्रभावित करते ही हैं। अनुसंधान के संबंध में जो विषय का चयन किया जाता है और जो अनुसंधान होता है, और विशेष तौर पर जो विषय का चयन ही है, वह अध्ययनकर्ता के व्यक्तिगत सोच, उसके निर्णयों, उसकी इच्छाओं, उसके अनुभव आदि से नियंत्रित रहता है, आदि से प्रभावित होता है। तो विषय के चयन से लेकर के उसके परिणाम तक जो अध्ययन है वह कहीं न कहीं मूल्यों से प्रभावित होता ही है। और आलोचक तो ये भी कहते हैं कि मूल्य निरपेक्ष होने से राजनीति विज्ञान जो है बिल्कुल निरस हो गया है व्यवहारवादियों की वजह से, और मूल्य निरपेक्षता राजनीति विज्ञान के लिए घातक सिद्ध हुई है। आगे आलोचना आता है अत्यधिक खर्चीली पद्धति। व्यवहारवादियों ने अत्यधिक खर्चा किया अध्ययन में, नई नई तकनीकों के प्रयोग में। इसमें बार बार सर्वेक्षण किए जाते हैं, आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तथा विश्लेषण करने के लिए विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, जो कि काफ़ी महंगा पड़ता है, काफ़ी खर्चीला है। और अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय ने व्यवहारवाद के अध्ययन में करोड़ों डॉलर खर्च किए, जो कि अन्य किसी कल्याणकारी कार्यों में प्रयोग किए जा सकते थे, जो अधिक काम आते। तो आलोचक कहते हैं कि इन्होंने अत्यधिक खर्चा किया राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के लिए, नई नई पद्धतियों का प्रयोग करने के लिए। आगे की आलोचना आती है अन्य पद्धतियों की महत्व को नकारना। व्यवहारवाद ने अन्य पद्धतियों के महत्व को नकारा है, सिर्फ वैज्ञानिक पद्धति इन्होंने अपनाई है। व्यवहारवाद ने इतिहास, नीति, दर्शन, सांस्कृतिक परंपरा आदि अन्य पद्धतियों को नकारा है। यानी इन्होंने केवल तथ्यों पर जोर दिया है, केवल तथ्यों पर जोर दिया है। तो इतिहास, नीति, दर्शन, सांस्कृतिक परंपराएं और अन्य जो पद्धतियाँ
जो पहले से प्रचलित थी और आज भी उनका प्रयोग होता है, उसका महत्व व्यवहारवाद ने स्वीकार नहीं किया है। अन्य आलोचनाओं में आता है सूक्ष्म अध्ययन के निष्कर्षों को वृहत स्तर पर लागू करने की समस्या। यानी सूक्ष्म अध्ययन जो ये करते हैं, व्यवहारवादी जो अध्ययन करते हैं, एक छोटे लेवल पर करते हैं, कुछ ही लोगों का इंटरव्यू साक्षात्कार लेते हैं, या एक गांव विशेष का ही जो है ये सर्वेक्षण एक तरह से करते हैं और उसको पूरे जो है राज्य स्तर पर या पूरे राष्ट्र स्तर पर उसकी घोषणा करते हैं कि लोग जो है ऐसा सोचते हैं। तो सूक्ष्म अध्ययन के निष्कर्षों को जब वृहद स्तर पर लागू किया जाता है, बड़े स्तर पर लागू किया जाता है, तो वो परिणाम सही साबित नहीं होता। उसके परिणाम अधिक सही हों ऐसा घोषित करना संभव नहीं है। आगे की आलोचना में आता है व्यवहारवाद नीति निर्धारण के परिप्रेक्ष्य में। व्यवहारवाद नीति निर्धारण में कितना सहयोगी होता है, इसके लिए आलोचक कहते हैं कि नीति निर्माण में अनेक तत्व योगदान देते हैं, केवल तथ्य नहीं। उसमें नैतिक तत्वों तथा राजनीति का भी हाथ रहता है। यानी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है या डिसीजन जो लिए जाते हैं, उसमें केवल तथ्य नहीं बल्कि नैतिक तत्वों और राजनीतिक तत्वों का भी उसमें योगदान होता है। तो व्यवहारवाद नीति निर्धारण में पूर्ण रूप से सहयोगी नहीं है, या अकेले तथ्यों से ही नीतियां निर्मित नहीं होती, नीतियां लागू नहीं होती। उसके लिए व्यवहारिक परिस्थितियां भी देखी जाती हैं, देश के नैतिक आदर्श भी देखे जाते हैं, उसकी संस्कृति भी उसको प्रभावित करती है। कई तत्व नीति निर्धारण में योगदान देते हैं, अकेला तथ्य नहीं। अन्य आलोचनाओं में आता है संख्यात्मक पद्धति से मानवीय व्यवहार का मापन संभव नहीं। मानवीय स्वभाव इतना जटिल है कि उसके अंतरतम की गहराइयों, उसकी जटिलताओं तथा सूक्ष्मताओं का विश्वसनीय तरीके से मापन संभव नहीं है। यानी मानवीय स्वभाव इतना जटिल है, इतना सूक्ष्म है, इतना एक तरह से ऐसा मान्य है कि उसके बारे में भविष्यवाणियाँ या उसका मापन करके उसके बारे में पूर्ण रूप से भविष्यवाणी कर दें, जैसा कि व्यवहारवाद करने का प्रयास करता रहा, उसे पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए व्यवहारवाद यहाँ भी असफल रहा है। तो आज हमने व्यवहारवाद की आलोचनाएं पढ़ी। धन्यवाद।